नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द E39 रेस्टोरेशन। आज की वीडियो में हम इस BMW E39 के फ्यूल टैंक को रिमूव करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या करना होता है इस फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है BMW E39 1996 5 सीरीज। इस गाड़ी पर मैं कंप्लीट रिस्टोरेशन की सीरीज बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में यहाँ पर ऊपर लिंक कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इसके फ्यूल टैंक को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको जो पिछली सीट है उनको पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों साइड पर इसके टैब होते हैं और दोनों साइड पर ऐसे आपको पुल करना है। 1996 से लेके अभी तक गाड़ियों में सेम प्रोसीजर है ये सीट रिमूव करने का, और ऐसे आपको विगल करते हुए ये सीट को बाहर निकालना है। तो सीट रिमूव करते ही आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड का फ्यूल पंप है वहां पर पहले ही किसी ने चेक किया हुआ है, क्योंकि इसकी प्लेट भी नहीं है ऊपर वाली, और ये राइट साइड पर देख सकते हो ऐसा होना चाहिए था लेफ्ट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर का कवर तो मिसिंग है ही, बट इन्होंने वायरिंग के साथ भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है, और इसका इवन की जो कनेक्टर है वो भी टूटा हुआ था। तो आज की वीडियो में हमको ये सारा रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो राइट साइड का जो ओपन नहीं है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए आपको पहले दोनों साइड पर जो फ्यूल पंप है और सेंटर यूनिट है उनको रिमूव करना पड़ता है। उन दोनों के साइड पर ही ये प्लेट होती है जो कि हमको रिमूव करनी पड़ती है। एक साइड की ऑलरेडी उतरी हुई है तो मैं दूसरी साइड की उतार देता हूँ। तो प्लेट को रिमूव करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वैक्यूम किया था। उसके बाद इन लाइन्स को हमको, जो कि फ्यूल की लाइन्स है, इनको हमको रिमूव करना पड़ेगा। ये क्लिप बहुत पुरानी थी और मैं यहाँ पे न्यू क्लिप ऑब्वियसली लगाऊंगा, तो मैंने इनको रिमूव किया था। उसके बाद आपको ऐसे धीरे धीरे इसकी जो फ्यूल लाइन है वो रिमूव करनी है, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी, 25 साल पुरानी फ्यूल लाइंस हैं। ये अंदर से टूट भी सकती है, और हमारा जो फ्यूल पंप के ऊपर सेंडर यूनिट है वहां से भी टूट सकती है। तो इसको बहुत आराम से निकालना होता है। तो ये रहा फ्यूल पंप का जो सेंसर है, यहाँ पर हमको ये बहुत ही देख कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये टूटा हुआ है, तो इसको हमको बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। इस गाड़ी पर पहले ही बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है, और इसलिए हमको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। तो दूसरी साइड पर भी हमको फ्यूल लाइन ऐसे ही रिमूव करनी जैसे हमने दूसरी साइड पर की थी। पहले हमको क्लिप को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हमको इस फ्यूल लाइन को निकालना है। पुराना रबर बहुत हार्ड हो जाता है तो थोड़ा देख कर करना पड़ता है, क्योंकि ये स्नैप हो सकता है बीच में से, उसके बाद हमको दिक्कत हो सकती है। और मैं फ्यूल लाइंस को एट द एंड चेंज करूंगा जब मैं इस पे वापस लगाऊंगा। फ्यूल लाइन रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये पुराना डीजल यहाँ पर आ रहा है। तो चलो गाड़ी को अब लिफ्ट पर चढ़ाते हैं, और मैंने नीचे से सारी गाड़ी को एक प्रॉपर वॉश किया था, क्योंकि इसके नीचे हमको काफी चीजें रिमूव करनी पड़ेगी। तो आई डोंट वांट कि कोई स्पाइडर या कुछ मेरे ऊपर आके गिरे। तो जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर चारों साइड पर यहाँ पर नट दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बेल्ट के ऊपर भी और साइड पर भी 3-4 नट है जो कि हमको इस फ्यूल टैंक के लिए रिमूव करने हैं। बट फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए उसके लिए हमको ड्राइव शाफ्ट हटानी पड़ेगी, उसके ऊपर आगे का एग्जॉस्ट खोलना पड़ेगा, और ऊपर की हीट शील्ड्स निकालनी पड़ेंगी। तो बहुत सारा काम है उससे पहले। तो फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको एग्जॉस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट के ऊपर से हमारा ड्राइव शाफ्ट जाता है पीछे। तो इसको हमको सबसे पहले रिमूव करना है, और ये सारा का सारा मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे रिमूव करना है सब। तो सबसे पहले, क्योंकि इतने पुराने नट हैं और आई डोंट थिंक कि ये आसानी से निकलेंगे, बट लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर सारे नट पर जितने भी हैं, सारे जो मैं रिमूव कर रहा हूँ सब पर मैं WD-40 स्प्रे कर रहा हूँ। पहले जो नट मुझे खोलने हैं सब पर मैंने WD-40 बहुत ही ज्यादा स्प्रे किया था, कि आई डोंट वांट कि कोई स्नैप हो। और ये थोड़ा सा हीट करना पड़ा था मुझे, क्योंकि ये इतनी आसानी से निकल नहीं रहा था। बट थोड़ा सा हीट करने के बाद और थोड़ा सा WD-40 और लगाने के बाद एग्जॉस्ट के नट थे वो बहुत आसानी से निकल गए थे। तो 25 साल पुराना एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी कोई भी एग्जॉस्ट कहीं से लीक नहीं है, ना ही ये कहीं से रस्टेड है। इसका जो माउंटिंग पोजिशन है, जो एग्जॉस्ट ट्रांसमिशन के ऊपर माउंट होता है, वो वहां से टूट गया था। उसके अलावा और कहीं पर भी रस्ट नहीं है। और यहाँ पर आगे देख सकते हो, यहाँ पर DPF भी लगा हुआ है, जो कि आजकल गाड़ियों में बहुत हैवी होता है, उस टाइम पर इतने नहीं होते थे। और ये स्ट्रेट पीछे आता है यहाँ पर। उसके बाद हमको यहाँ पर ये प्लेट रिमूव करनी है। चारों साइड पर इस पे भी 4 बोल्ट हैं।
उसके बाद हमको इस गाड़ी का जो पीछे वाला एग्जॉस्ट है जो कि पीछे डिग्गी तक जाता है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बीच में आता है। तो उसके माउंटिंग यहाँ पर हमको रिमूव करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 2-3 जगह है उसकी माउंटिंग पॉइंट, और जैसे ही आप रिमूव करोगे तो एग्जॉस्ट नीचे लटक जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 जगह पर हैंगर दिखेंगे, उनको रिमूव करना है और ये बाहर ऐसे निकल जाएगा। ये रहे 2 जो मैं रिमूव कर रहा था, और ऐसे ही आपका एग्जॉस्ट पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़रूरी भी है अगर हमको एक जो फ्यूल टैंक है वो आराम से निकालना है। उसके बाद हमको ये शील्ड रिमूव करनी पड़ेगी। शील्ड के ऊपर ये ड्राइव शाफ्ट है, तो सबसे पहले हम इस शील्ड को रिमूव करते हैं। इस शील्ड पर भी आपको 4-5 नट मिलेंगे। आई थिंक ये 8 मिलीमीटर के थे। सारे बोल्ट पर WD-40 लगाने के बाद ये सारे नट बहुत आसानी से रिमूव हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये नट ही ऐसे थे या फिर WD-40 ने कुछ करा है, क्योंकि कोई भी नट पर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है अदर देन द एग्जॉस्ट। और यहाँ पर ये रिमूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और उस टाइम भी बिल्ड क्वालिटी यार काफी अच्छी होती थी। इवन की 1996 में BMW की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू अदर कार्स। ये BMW बहुत ज्यादा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करती है कभी से। और हीट शील्ड को मैं नीचे रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हीट शील्ड कभी भी आई डोंट थिंक निकली है, और ये बहुत ज्यादा गंदी है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये रही हमारी ड्राइव शाफ्ट, जो कि अभी तक ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फ्लेक्स नहीं है, ना ही कोई आवाज है। तो यहाँ से ड्राइव शाफ्ट पीछे तक जाती है क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है। और इसके साइडों पर आप देख सकते हो ये रहे फ्यूल टैंक। ये सारा ही दोनों साइड पर अलग अलग फ्यूल टैंक नहीं है, एक ही फ्यूल टैंक है, और ये साथ में आता है नीचे। उसके बाद हमको जो ड्राइव शाफ्ट है उसको रिमूव करना है। इसके नट बहुत ही ज्यादा टाइट थे, तो आपको अंदर ब्रेक दबाकर रखना पड़ेगा। हैंड ब्रेक से ज्यादा काम होता नहीं है, तो आपको अंदर ब्रेक दबा के रखना पड़ेगा ताकि ये ड्राइव शाफ्ट घूमे नहीं। तो आपको एक आदमी अंदर बिठाना पड़ेगा और नीचे से हम इसको लूज करेंगे, क्योंकि ड्राइव शाफ्ट को आपको घुमाना पड़ेगा। एक बार आप 3 ही नट को लूज कर सकते हो। और इस पे इतना ज्यादा ग्रीस था कि ये जो स्पैनर था वो भी खराब हो गया था। इतनी ज्यादा ग्रीस थे इसके ऊपर, पता नहीं कितने सालों की होगी, और वो बहुत ज्यादा गंदा कर रहा था सब कुछ। तो सबसे पहले हमको ये 3 नट जो हम अभी एक्सेस कर सकते हैं उनको निकालना पड़ेगा, और ये काफी ज्यादा टाइट थे, जो कि आई डोंट थिंक कि पहले कभी रिमूव हुए होंगे। फैक्ट्री के बाद अभी रिमूव हो रहे हैं। ये देख सकते हो इवन की स्पैनर कितना गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने WD-40 स्प्रे किया था क्योंकि थोड़ा सा ढंग से नहीं रिमूव हो रहे थे। और उसके बाद मैंने ड्राइव शाफ्ट को घुमाया था और जो 3 और नट थे इसके ऊपर उनको रिमूव किया था। अगर आप ये ड्राइव शाफ्ट ऐसे रिमूव कर रहे हो, एक मैं टिप आपको देना चाहता हूँ, इसको सबसे पहले ब्रेक क्लीनर से साफ कर लो, तो आपके सारे कपड़े और टूल्स गंदे नहीं होंगे। ये मेरे को करना चाहिए था बट आई डिडंट। यहाँ पे ब्रेक क्लीनर से अगर इसको हम साफ कर लेते तो इतना मेस नहीं होता, टूल्स पर भी, हाथों पर भी और कपड़ों पर भी। तो यहाँ पर कोई रैचेट या कुछ भी नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा था इनको रिमूव करने के लिए। तो ड्राइव शाफ्ट के सारे नट को बाहर निकालने के बाद ड्राइव शाफ्ट पर यहाँ पर ये ग्रूव्स दिखेंगे आपको। यहाँ पर फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से आपको इसको बाहर की साइड पुल करना है और ये बाहर निकल जाएगी ऐसे। उसके बाद हमको दोनों साइड पर जो हैंड ब्रेक है उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हैंड ब्रेक की जो वायर है वो बीच में आती है। तो इसके लिए हमको दोनों साइड के व्हील को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से दोनों साइड के व्हील को रिमूव करूंगा। और इतने पुराने नट होने के बावजूद भी कोई भी नट यहाँ पर रस्टेड नहीं था। इसके सारे साइड पर लॉकिंग नट होते हैं, बट वो ऑब्वियसली पहले किसी ने तोड़कर निकाले हुए थे। 1-2 नट मुझे मिला था जो कि बहुत ही खराब था और वो बहुत ही स्मैश्ड था, जो कि मुझे ट्रंक में मिला था। तो यहाँ पर मैं आखिरी ये नट निकाल देता हूँ और उसके बाद हम इस व्हील को रिमूव कर सकते हैं।
और ये सेम मुझे दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड पर जो कैलिपर के बोल्ट हैं वो वेल प्रोटेक्टेड थे और वो रस्टेड नहीं होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि वो इस कैप के अंदर थे। तो आई थिंक कि वो ढंग से हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कैलिपर के पिन है उसको निकालना है और कैलिपर को रिमूव करना है। क्योंकि ये पुरानी थी कैलिपर की पिन, तो मैं बहुत आसानी से इसको निकाल रहा था। आई डोंट वांट इट स्नैपिंग, और उसके बाद हम गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकेंगे ऑब्वियसली। तो इसमें टेक योर टाइम। अगर पुरानी कार है तो आप धीरे धीरे निकालोगे तो धीरे धीरे ये निकल जाएगी। कैलिपर की पिन निकालने के बाद अब हमको इसका ब्रेक रोटर रिमूव करना है। तो ब्रेक रोटर रिमूव करने के लिए, ताकि ये रोटर घूमे नहीं, मैंने यहाँ पर 2 नट लगाए थे। अगर आप अकेले हो तो आप ये इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और नहीं है अंदर जो कि ब्रेक दबा सके गाड़ी में, तो यहाँ पर आप 2 नट ऐसे लगा सकते हो और एक साइड पर आप स्क्रू ड्राइवर फंसाकर या एक बड़ा फ्लैट हेड ऐसे फंसाकर इस ब्रेक रोटर को रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर आप अकेले हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको एक बार फंसा के छोड़ दोगे और रिमूव करोगे तो ये कहीं पर जाएगा नहीं। तो ऐसे उसके बाद आप इस ब्रेक रोटर के नट को रिमूव कर सकते हो। और पीछे आप देख सकते हो उस टाइम पर भी यहाँ पर ब्रेक सेंसर दिया हुआ है 1996 में। और राइट साइड के कैलिपर पर भी आपको सेम कैप मिलती है ताकि जो पीछे के नट हैं वो खराब ना हो। उसके बाद हम इन दोनों नटों को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब आप कैलिपर को यहाँ से हटा सकते हो और इसको आप ऊपर यहाँ पर ऐसे आराम से रख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहे BMW के ब्रेक पैड। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है कितने साल पुराने हैं। ब्रेक पैड बहुत ही सही कंडीशन में है अभी भी, और इन पे काफी ज्यादा अभी मटेरियल रहता है। हमको ये इसका ब्रैकेट भी रिमूव करना पड़ेगा ब्रेक का। उसके बाद हम इसके ब्रेक रोटर को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये सीज्ड होगा तो हम थोड़े से यहाँ पर हैमर से ऐसे टैप कर सकते हैं ताकि हम इसको आराम से निकाल पाए। बट लकीली इतना ज़्यादा सीज्ड नहीं था ये। ब्रेक रोटर को रिमूव करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये है पीछे इसका ब्रेक का वायर, उसको आपको आराम से रिमूव करना है। इसके अंदर एक सिंपल ब्रैकेट होता है जो कि ब्रेक की तार को यहाँ पर होल्ड करता है, और ये ब्रेक शू हैं जो साइड पर, इनके ऊपर वो टाइट करता है। और उसके बाद दोनों साइड पर अगर हम रिमूव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी ऐसे। और ऊपर की हीट शील्ड भी हटाने के बाद अब यहाँ पर कोई भी चीज होल्ड नहीं कर रही फ्यूल टैंक को। उसके बाद हम जो फ्यूल टैंक यहाँ से ऊपर आ रहा है जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं वहां पर हमको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 2-3 क्लिप हैं जो कि निकालनी पड़ेंगी। इसमें पीछे रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल होता था और यही रहे उसके आई थिंक वैक्यूम लाइन जो यहाँ पर पहले शॉकर होते थे। ये शॉकर ऑब्वियसली किसी ने नॉर्मल शॉकर लगा दिए हैं इसके अंदर। कंपनी से इसके अंदर रियर सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन आता था। अगर वो मुझे शॉकर कहीं पर मिल जाते हैं तो मैं इसमें डेफिनेटली वो चीज लगाना चाहूंगा। उसके बाद हमको ये दोनों रबर के होज यहाँ से हटाने हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको साथ निकालने की। इस टाइम पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको नट दिखाए थे उन सारे नट को रिमूव कर दिया था जो कि फ्यूल टैंक को होल्ड करते हैं स्ट्रैप के ऊपर, और 4-5 नट ही हैं बस। उसके बाद आपको राइट साइड से थोड़ा सा विगल अराउंड करना है और ये फ्यूल टैंक ऐसे लटक जाएगा नीचे। नीचे कुछ होल्ड करने के लिए आप या तो किसी को कह सकते हो पकड़े, या फिर नीचे कोई स्टैंडिंग जैक लगा सकते हो या ट्रांसमिशन जैक लगा सकते हो ताकि ये इसके ऊपर जो वायर हैं या फिर फ्यूल लाइन है वो खराब ना हो या स्ट्रेच ना हो। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ पर तो फ्यूल लाइन सारी रिमूव कर दी है जो एक यहाँ पर थी। उसके बाद हमने दूसरी साइड की भी रिमूव की। उसके बाद हमने गाड़ी से इसको अब बाहर निकाल दिया और ये रहा BMW का E39 का फ्यूल टैंक। ये राइट साइड वाला फ्यूल पंप किसी ने खोला हुआ, बट ये लेफ्ट साइड पर किसी ने अभी खोला नहीं हुआ कुछ भी, तो यहाँ पर ये सील है। और मुझे बाद में पता चला था जो राइट वाला उन्होंने खोला हुआ है वो प्रॉपरली टाइट भी नहीं था। तो रिमूव करने के लिए आपको एक फ्लैट हेड ऐसे लेना पड़ेगा और ऐसे धीरे धीरे उसको एक हैमर से टैप करना पड़ेगा और इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है बट उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप धीरे धीरे करो तो यहाँ से ऐसे इसको आराम से कर सकते हो। खोलने से पहले आप मार्कर से दोनों साइड पर मार्क कर सकते हो कि कितना टाइट था, उसके बाद हम उसको उतना ही टाइट कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर ये सील थी तो मैंने इसको इतना ही टाइट किया था कि सील पर प्रॉपरली पूरा बैठ जाए। उससे ना तो हम ज्यादा टाइट कर रहे हैं ना ही हम कम टाइट कर रहे हैं, हम प्रॉपर टाइट कर रहे हैं जितना ये टाइट था। उसके बाद हम इस रिंग को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। रिंग को ऐसे निकालने के बाद अब मैं इसको ऊपर से रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि इसका जो ये यूनिट है ये ठीक है या नहीं इसके अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा
पुराना प्लास्टिक है और वो खराब हो सकता है और डिग्रेड हो सकता है, तो मैं वो चेक कर रहा था यहाँ, बट एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल और ये बिल्कुल सही था। इस साइड पर सब कुछ चेक किया था और इस साइड पर कोई भी मुझे दिक्कत नहीं मिली थी। फ्यूल लाइंस थी वो भी चेक करी थी मैंने, वो भी ठीक थी, ज्यादा हार्ड नहीं हुई थी और अभी भी थोड़ी सॉफ्ट थी, तो उनको अभी रिमूव करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर हमको कभी आगे दिक्कत आती है फ्यूल रिलेटेड तो हम इसको कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ये करने की जरूरत नहीं थी। तो दूसरी साइड पर भी आपको सेम फ्यूल पंप ऐसे ही रिमूव करना जैसे हमने लेफ्ट साइड पर किया था, एक हैमर और एक फ्लैट हेड से। इसके जो ये ग्रूव्स है, ये मेटल की क्लिप होती है तो आप इसको तोड़ भी नहीं सकते इजीली। आजकल कुछ गाड़ियों में प्लास्टिक की क्लिप होती है, ऊपर रिंग होती है प्लास्टिक की, तो उस पर थोड़ा देखना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी में भी मेटल की है ऐसे ही रिंग, तो आपको कोई भी स्पेशल टूल की जरूरत नहीं है, ऐसे आप रिमूव कर सकते हो इजीली। एंड यू शुड टेक योर टाइम, इसको धीरे धीरे आपको रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको फ्यूल पंप रिप्लेस करना है या कुछ फिक्स करना है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने इस फ्यूल पंप को बहुत ही अच्छे से एग्जामिन किया था, इसके अंदर और कुछ भी दिक्कत नहीं थी। फ्यूल पंप को रिमूव करने के लिए आपको धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना है। इसमें आपको जोर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्लिप वगैरह होती हैं और तारें होती हैं, वो बहुत आसानी से टूट सकती हैं अगर आप झटका या फोर्स यूज करोगे तो। और इसमें प्लास्टिक इतना पुराना है तो आई एम श्योर कि अगर ज्यादा कुछ करे तो ये प्लास्टिक भी टूट सकता है। उसके बाद मैंने इस फ्यूल टैंक को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया था, वायर्स को और जो इसके अंदर फिलहाल फ्यूल की लाइंस थी उन सबको, और सारी सरप्राइजिंगली अभी तक बिल्कुल सही थी। मेरा फ्यूल टैंक रिमूव करने का कारण था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊपर से रस्ट आ रहा था, क्योंकि जहां से हम फ्यूल डालते हैं उसकी जो ऊपर की रिंग होती है वो बहुत ज्यादा रस्टेड थी और उसके नीचे काफी ज्यादा रस्ट जाता हुआ दिख रहा था, जो कि स्ट्रेट इसके अंदर आके यहाँ पर गिरा होगा। तो रस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारा फ्यूल पंप भी खराब हो सकता है, फिल्टर खराब हो सकता है और काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अंदर काफी ज्यादा पुराना डीजल भी था। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसका कलर कितना ज्यादा डिफरेंस है नए फ्यूल से। तो पुराना डीजल भी ढंग से बर्न नहीं होता। इसके अंदर हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और इसको हम गाड़ी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर कभी कोई दिक्कत आई तो हम गाड़ी से इसको आराम से सीट खोलते ही रिमूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्यूल टैंक के नीचे आप देख सकते हो साफ करने के बाद, और फ्यूल टैंक को आप अंदर से आप देख सकते हो। बिफोर की क्लिप मैंने एक्साइटमेंट में नहीं ली थी, मैं इसको स्ट्रेट अवे साफ करने लग गया था। टैंक को साफ करने के बाद देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि नया फ्यूल टैंक है। नीचे कमेंट करके बताओ ये आपको कैसा लग रहा है। अब ये फ्यूल टैंक के अंदर कोई भी रस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। उसके बाद हम इसको वापस असेंबल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर जो यूनिट थी उसको मैंने उतना ही टाइट किया था जितना ये टाइट था, तो मैंने उसको उतना ही टाइट किया था कि वो उस सील पर बिल्कुल प्रॉपरली लाइन अप हो जाए। उसके बाद हम राइट साइड के फ्यूल पंप को भी अब टाइट करते हैं। रिंग लगाने के बाद हमको इसको थोड़ा ज्यादा टाइट करना पड़ेगा जितना ये टाइट था। तो अब राइट साइड के फ्यूल पंप को हम असेंबल करते हैं और ऊपर की जो रिंग लगाने के बाद हम इसको ऐसे ही टाइट करेंगे जैसे हमने इसको रिमूव किया था। और मैंने इसका ऊपर का जो यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर कनेक्टर लगता है या फ्यूल लाइन जाती है उसको भी ढंग से साफ कर दिया था। तो आपको फ्लैट हेड से ऐसे ही इसको टाइट करते रहना है। और मैंने इस पर निशान बना दिया था जहां से मैंने इसको रिमूव किया था, बट उस निशान से इसको ज्यादा टाइट करना पड़ा। ये फिगर आउट मैंने बाद में किया जब मैं इसको टाइट कर रहा था। टाइट करते टाइम मुझे जब उस मार्क तक ये पहुंच गया था उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसको और टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी लूज था। क्योंकि लेफ्ट साइड का जब मैं टाइट कर रहा था वो एक पॉइंट पे जाके इतना ज्यादा टाइट हो गया था, मतलब इतना ढंग से टाइट हो गया था कि अगर मैं कुछ टैप कर रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था, रिंग मूव नहीं हो रही थी। तो अगर आपका फ्यूल टैंक किसी ने रिमूव नहीं किया है पहले या पंप रिमूव नहीं किया है तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप वहां पर एक निशान बना सकते हो और जब टाइट करो आपको पता है उतना ही टाइट करना है। बट मेरे केस में पहले किसी ने रिमूव किया था और ऑब्वियसली उन्होंने इतना ध्यान नहीं किया कि कितना टाइट करना है। ये काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसको प्रॉपरली सील करें और एट द एंड हम इसको फाइनली उतना ही टाइट कर पाए आई थिंक जितना ये टाइट था। अगर दिक्कत हुई तो हम इसको बाद में और टाइट कर सकते हैं, बट दिस इज नाउ गुड इनफ। और उसके बाद मैंने इस फ्यूल टैंक को बाहर से भी साफ किया था, अंदर से तो हम पहले कर चुके हैं। बाहर से साफ करने के बाद ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लग रहा है। ये लग रहा है कि हमने नया फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। और जो मैं ऊपर आपको बता रहा था यहाँ जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं वो बिल्कुल रस्टेड था और इसकी वजह से ही हमको फ्यूल टैंक रिमूव करना पड़ा था। यहाँ से आप फ्यूल अपनी गाड़ी के अंदर भरते हो और यहाँ से ये
नीचे आपके फ्यूल टैंक में जाता है और ये बहुत ज्यादा रस्टेड था और ये यहाँ पर लगता है और यहाँ से नीचे आप देख सकते हो अभी भी रस्ट के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये कारण था इसके फ्यूल टैंक को रिमूव कर कर साफ करने का। इसको हम रिप्लेस तो अभी नहीं कर सकते, बट इसको हम अभी सैंड कर कर पेंट कर सकते हैं ताकि ये फर्दर रस्ट हमारे फ्यूल टैंक में ना जाए। और मैंने इसकी फ्यूल कैप को भी ढंग से साफ किया था, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा रस्ट बिल्डअप हो गया था और इसके रबर की सील को भी साफ किया था। उसके बाद मैंने इस फ्यूल फिलर को जो यहाँ पर रस्टेड था काफी ज्यादा, उसको मैंने सिल्वर पेंट किया था। सिल्वर पेंट करने का कारण ये था कि आई थिंक कंपनी से सिल्वर ही आता था, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप मेरी जगह होते तो इसको क्या पेंट करते। आई थिंक मोस्ट लोग ब्लैक पेंट करते हैं इसको, बट इतनी सैंडिंग के बाद भी क्योंकि ये इतने सालों से रस्टेड था तो हम इसको प्रॉपर जैसा था वैसा तो नहीं कर पाए, बट इट वाज क्लोज। जैसे आप यहाँ पर साइडों पर देख सकते हो ये बहुत ज्यादा रस्टेड था, बट अभी के लिए ये काम कर देगा हमारा और आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी वापस रस्ट पकड़ेगा। मैंने इसको बहुत सैंड कर कर पेंट किया है। तो इसके ऊपर ये रबर की रिंग जाएगी और उसके ऊपर इसके यहाँ पर जो फिलर कैप है वो लगेगी। तो उस दिन रात हो गई थी सारा काम करते करते, तो अगले दिन सुबह मैंने सोचा था कि इसको वापस लगाऊंगा फ्यूल टैंक को, बट इसका जो यहाँ पर ऊपर फ्यूल लाइन थी और ये प्लास्टिक का ब्रैकेट था ये यहाँ से टूट गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा क्रैक होने लग गया था। तो मैंने अभी के लिए इसको ढंग से बांध दिया था ऐसे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ ये पुराना प्लास्टिक है, टूट सकता है, और हेयर वी हैव द एग्जांपल। तो इसको इतना फिक्स कर दिया क्योंकि यहाँ पर फ्यूल नहीं जाता गाड़ी में। मेरे को बाद में पता चला था ये यहाँ पर गैसेज के लिए है, तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हमको कोई दिक्कत होने वाली है। उसके बाद मैंने फ्यूल टैंक को एक ट्रांसमिशन जैक पर यहाँ पर रखा था ऐसे, और उसके बाद इसको इंस्टॉल किया था। अगर आपके पास 2 आदमी है तो आप उसको आराम से यहाँ पर पकड़ सकते हो, बट अगर 2 आदमी हैं जब भी अगर आपके पास ट्रांसमिशन जैक है ऐसे तो उसको आई थिंक यूज करना चाहिए। ट्रांसमिशन जैक पर आप कोई भी यहाँ पर प्लाईवुड या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रख सकते हो और उसके ऊपर एक ये बेस बन जाता है और उसके ऊपर ये फ्यूल टैंक बहुत ही आसानी से रखा जाता है। ये जब काम आता है जब हम इसके अभी ऊपर फ्यूल लाइंस लगाएंगे तो इसको होल्ड करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रैकेट हैं वो प्लास्टिक के हैं और वो आई डोंट थिंक इतने स्ट्रॉन्ग हैं अब जो पहले थे, तो वो कोई स्नैप ना हो जाए इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। उसके बाद जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं उसको हम असेंबल करते हैं ऐसे, और ये फ्यूल टैंक को हमने ऐसे वापस लगा दिया था। इसके ऊपर चारों साइड पर ये जो बेल्ट है वो होल्ड करती है और 2 नट दोनों साइड पर हैं। उसके बाद हमको ये ब्रेक लाइन लगानी है, इसके ड्राइव शाफ्ट को लगाना है। और अगर आप ये वीडियो सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि राइट रियर डोर ना तो अंदर से खुलता था ना ही बाहर से खुलता था। इसको इस वीडियो के दौरान मैंने करने की कोशिश करी थी, ओपन करने की कोशिश करी थी और ये खुल गया था। और नीचे देख सकते हो मिट्टी कितनी है, इससे पता चलता है कि ये दरवाजा कभी भी ओपन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको दिखा सकूं इसके जितने भी लॉक हैं उनको सबको मैंने फिक्स कैसे किया था। उसके बाद हम इसके हैंड ब्रेक इंस्टॉल करते हैं। आपको इसकी वायर यहाँ पर इस मेटल ब्रैकेट में ऐसे इंस्टॉल करनी है और दोनों ब्रेक शू के बीच में आपको करना है ऐसे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट टेक इट इजी, आराम से हो जाएगा। अगर आपको उठाना पड़े तो दोनों साइड के ब्रेक शू एक बार उठा सकते हो, उसके बाद आप ऐसे एक साइड पर लगा सकते हो। उसके बाद इसका जो नीचे का स्प्रिंग होता है जो कि इन दोनों को होल्ड करता है उसको आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर ये ऐसे स्प्रिंग दोनों साइड पर लग जाएगा। उसके बाद मैं हब पर और जहाँ जहाँ मुझे कोरोजन लग रही है सरफेस पे उसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करूँगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कभी दोबारा रिमूव करें तो ये सीज ना हो जाए ब्रेक रोटर इस पर, और ये स्मूथ सरफेस होगा तो हमको वाइब्रेशन भी नहीं होगी। उसके बाद हम एक कपड़े से इसको वाइप डाउन करेंगे। उसके बाद हम ब्रेक रोटर को वापस लगा सकते हैं। ब्रेक रोटर पर भी जो जहाँ पर हमारा हैंड ब्रेक चलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोजन थी, तो उसको भी मैंने लाइटली स्कफ किया था। उसके बाद हम इस ब्रेक रोटर को अब वापस लगा सकते हैं। आगे जाकर मैं इस ब्रेक रोटर चारों ब्रेक रोटर को जो एक रीसरफेस करवाऊंगा क्योंकि अभी इस पे थिकनेस ज़्यादा है। क्योंकि कंडीशन इनकी ब्रेक रोटर्स की अभी ठीक है तो मैं आगे जाकर चारों ब्रेक रोटर को रीसरफेस करूंगा और उससे क्या होगा कि इनकी अभी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। अगर उससे नहीं हुआ तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट आई थिंक इनकी थिकनेस अभी काफी सही है और मेरे को नहीं लगता ये कभी भी चेंज हुए हैं कभी। ऐसे लगाने के बाद अब हम इसका जो एक नट है ब्रेक रोटर का वो लगा सकते हैं।
और हैंड ब्रेक वापस लगाते लगाते यहाँ पर रात हो चुकी है और दोनों साइड के हैंड ब्रेक और सब कुछ लग चुका है। फ्यूल टैंक ढंग से लगा दिया, सारी लाइंस लगा दी हैं, हैंड ब्रेक लगा दिया। अब हम इसका जो ड्राइव शाफ्ट है उसकी ग्रीस को मैंने साफ किया था, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि ये ग्रीस कितना साल पुराना था और बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। आई थॉट कि इसको रिमूव करना चाहिए और इसको हम फ्रेश ग्रीस से अब वापस भरेंगे। मेरे पास यहाँ पर मोबिल 1 का ग्रीस था तो मैंने वो यूज किया था। आई थिंक इसके लिए ये ठीक है ग्रीस, तो मैं यहाँ पर ये ग्रीस लगाऊंगा और इसके बाद हम ड्राइव शाफ्ट को वापस लगा सकते हैं। तो शाफ्ट पर भी और यहाँ पर पीछे भी मैंने नया ग्रीस लगा दिया है। और उसके जो बोल्ट, आपको ध्यान होगा कितने ज्यादा खराब थे और सारा ही खराब कर रहे थे, इवन की टूल्स को खराब कर रहे थे। उसको मैंने डीजल में सोक करके रखा था और ये भी अब ठीक हो रहे हैं और इनको वापस लगाएंगे तो हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे इतने। तो शाफ्ट को ऐसे वापस लगाने के बाद हमने इसके जो आगे की क्लिप है उनको ऐसे लगा दिया और पीछे के अब हम नट को वापस लगाएंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमने ड्राइव शाफ्ट को लगाया था वापस, उसके बाद ऊपर की हीट शील्ड को लगाया था। उसके बाद मैंने जो इसकी वायरिंग है उसको चेक किया था और उसको फिक्स किया था और उसके बाद हमने इसके कनेक्टर को वापस लगाया था। और हमको फ्यूल गेज पर भी कभी कुछ शो होता था कभी कुछ, और दूसरे साइड के कनेक्टर को भी मैंने अब वापस लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुराना डीजल और नए डीजल में डिफरेंस। लेफ्ट साइड पर जो हमने फ्यूल टैंक से सैंपल लिया था वो डीजल है और राइट साइड पर जो आज की डेट में अभी इसके अंदर हम नया डीजल डाल रहे हैं वो है। तो डे नाइट का फर्क है और आपको नहीं लगता होगा बट इतना पुराना डीजल काफी ज्यादा दिक्कतें कर सकता है फ्यूल सिस्टम में, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो ये फ्यूल जहाँ से हम डालते हैं वो भी मैंने अब बिल्कुल सही कर दिया है और इसके ऊपर अब हम कैप वापस लगा सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी थी, इतनी यूजुअली मैं वीडियो लंबी नहीं बनाता हूँ, बट मैं ऐसी वीडियो और बनाना चाहूंगा 30 मिनट 40 मिनट की, जैसे कि एक एपिसोड टाइप हो जाएगा वो। और इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज बता सकता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम करते हैं उसके अंदर इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर मैं आपको हर एक चीज दिखाऊं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। बट मेरे को लग रहा है कि ऐसी वीडियोज मैं खुद देखना पसंद करता हूँ और औरों की भी, और आई थिंक कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आप लोग हो उनको भी थोड़ी लॉन्गर वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, इस सीरीज को शेयर करो। तो इंडिया में भी फिलहाल कार कल्चर ऐसा है कि लोग रिव्यूज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कहीं पर जाकर आप करवा लेते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। बट ज्यादा कोई इंडिया में DIY प्रमोट नहीं कर रहा और ना ही क्लासिक कार्स को लेकर कोई रिस्टोरेशन ज्यादा इन डेप्थ कर रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाए कि क्या क्या हो रहा है या कैसे कैसे करना है। तो इस चैनल का मेन मकसद यही है कि एक आम आदमी, एक एवरेज बंदा कोई भी गाड़ी लेकर उसके ऊपर अगर वो टाइम एंड एफर्ट लगाएगा तो वो खुद भी कर सकता है। हर चीज को आपको किसी से और से करवाने की जरूरत नहीं है। हर चीज आदमी सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.